हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम 16 जून 2023 के जो करंट अफेयर्स है हिंदू के, उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा मैपिंग का सेक्शन। मैपिंग में सबसे पहले आज आपको फाइंड आउट करना है एथेंस को। एथेंस कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, उसको आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन कम्युनिकेशन डिजीज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में, क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंक्रीज इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे पहले तो हम जानेंगे कॉज वगैरह क्या है। ठीक है, और ये फिगर को क्यों बताने की ज़रूरत है, और कौन कौन से स्टेट जो है वो ज़्यादा ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रोन है। ठीक है, और कैसे इनको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं इस डेवलपिंग प्रॉब्लम को। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए जो एस्टीमेट है, नेशनल एस्टीमेट डायबिटीज़ और अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कितना 31 मिलियन जो है मोर इंडियन में पाए जाते हैं। ज़्यादातर मोर इंडियंस बिकम दिखा रहा है कितना 31 मिलियन एंड मोर इंडियंस बिकम डायबिटीज़ इन 4 ईयर। जो 4 साल में है जो ज़्यादातर इंडियंस है वो क्या है, डायबिटीज़ के शिकार हुए हैं। अगर हम फाइंडिंग की बात करें, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर इन 2021 की स्टडी की बात करें, इंडिया में 101 मिलियन जो पीपल है वो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के शिकार हुए हैं, और 136 मिलियन जो है प्री डायबिटीज़, और 315 मिलियन जो पीपल है वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हुए हैं। जबकि 254 क्या हुए हैं ओबेसिटी के, और 351 मिलियन जो है वो एब्डोमेन ओबेसिटी, और 213 जो मिलियन पीपल है वो हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया के शिकार हुए हैं। और जबकि 185 मिलियन जो है हाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के शिकार हुए हैं। ये क्या दिखाता है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बन के आ रहा है। सिर्फ कोविड-19 के ऊपर ही हमारे ध्यान नहीं जाना चाहिए, हमारे और भी बाकी सब डिजीज़ के ऊपर जाना चाहिए, और उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर तरीका जो है हमें कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। और उस ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनके रिसर्च और डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पैसा खर्च करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है और डिपार्टमेंट हेल्थ रिसर्च है, मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, कोऑर्डिनेट जो करती है बाय मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन से। ठीक है, अब एक स्टडी पब्लिश हुआ है लेसेंट डायबिटिक एंड इंडोक्रिनोलॉजी जर्नल। इसमें इस रिजल्ट को कहीं ना कहीं दिखाया गया है। अगर बात कीजिए इसकी सिग्निफिकेंट स्टडी की, तो क्या था, जो एपिडेमोलॉजिक रिसर्च जो है पेपर है वो कहीं ना कहीं 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है, इनके पार्टिसिपेशन को इंक्लूड करता है, जिसमें सैम्पल साइज जो लिया गया था 1 लाख लोगों का, लगभग 1,13,043 जो इंडिविजुअल है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। जिसमें दो बड़े ट्रेंड जो है वो इंडिकेट कर रहा है ये स्टडी। क्या, सबसे पहले तो है डायबिटीज़ और उसके मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, जो कि कहीं ना कहीं हमारे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और डिस्लिपिडेमिया को ज़्यादा ही कॉमन एस्टिमेट मान रहा है इंडिया में। ठीक है, पहले से। और जो सेकंड है वो है करेंटली अर्बन रीजन, यानी कि अर्बन रीजन क्या, जो हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिक है वो कहीं ना कहीं अर्बन रीजन में ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक कंसर्न की बात बन रही है। अगर ये जो स्टडी है वो हाईलाइट करता है कहीं ना कहीं इंटरस्टेट्स को और इंटर रीजनल वेरिएशन को करना। मान लीजिए आपका एक रीजनल, दो रीजनल है, दो रीजनल के बीच में जो वेरिएशन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी हाईलाइट कर रहा है, और इनके इंटरस्टेट्स को भी कहीं ना कहीं ये हाईलाइट कर रहा है। जो हाईएस्ट, अगर हम इंडिया की बात करें, इंटर रीजनल या इंटर स्टेट्स की बात करें, इंटर स्टेट में सबसे ज़्यादा है गोवा, पुदुचेरी, केरला। यहाँ पे कहीं ना कहीं डायबिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर हम प्री डायबिटीज़ की बात करें, ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये आपका सिक्किम में पाया जाता है, और हाइपरटेंशन जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब में जो है वो आपका पाया जाता है। अगर जनरल ओबेसिटी और एब्डोमिनल ओबेसिटी की बात करें, ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, आपके पुदुचेरी, केरल में सबसे ज़्यादा आपके पुदुचेरी में, और केरल में सबसे ज़्यादा हाइपर कोलेस्ट्रॉल और हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की जो है बीमारियां जो है ज़्यादा पाई जाती है। अब देखिए इसके होने का क्या रीज़न है। देखिए बहुत सारे जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या डायबिटीज़ वगैरह जैसे ही होती है वो क्या, किस कारण से होती है, ये सबसे पहले आपके वर्कलोड को बढ़ाती है, वर्कलोड के कारण से होती है। आपका जो वेलबींग है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है, यानी कि जो आपके
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस पे कहीं न कहीं डिपेंड करता है। आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, काम का कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, वो कहीं न कहीं ज़्यादा दिखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अर्बन एरिया में रूरल एरिया से ज़्यादा जो है इस तरह की बीमारियों को देखने को मिलती है, क्योंकि अर्बन एरिया में ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं, ज़्यादातर लोग जो है उनकी रेगुलर वर्किंग में रहते हैं। तो इस कारण से ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं देखने को मिलती है। अगर हम लोएस्ट प्रिविलेंस की बात करें, कहीं न कहीं यूपी हो गया, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, झारखंड हो गया, इन चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ है, यहाँ पे जो यूपी, मिज़ोरम, मेघालय, झारखंड, ये सब कहीं न कहीं पूरी तरह से डेवलप नहीं है। मतलब इन द सेंस जो फैक्ट्रियाँ वगैरह है वो कहीं न कहीं यहाँ पे कम है, और जबकि जो केरल है वो कहीं न कहीं डेवलप एरिया में माना जाता है। तो ये देखा जा रहा है कि जो डेवलप एरिया है वहाँ पे कहीं न कहीं इन बीमारियों का जो प्रसार फैलाव है वो कहीं न कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि जो लोएस्ट एरिया है वहाँ कहीं न कहीं इस चीज़ की जो है वो कहीं न कहीं कम हो रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डायबिटीज़ है एपिडेमिक स्टेबलाइज इन द मोर डेवलपिंग स्टेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, स्टिल इंक्रीजिंग मोस्ट अदर स्टेट्स, सीरियसली इम्प्लीकेशंस ऑफ नेशंस एंड वारंटी अर्जेंट स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी। यानी क्या कह रहा है कि जो आपकी स्टेट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है, वारंटिंग है, उसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और इंटरवीन करने की ज़रूरत है। जो ये रैपिड एपिडेमिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो इंडिया में फैल रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने की या ज़रूरत है। ठीक है। अगर हम बात करें किस तरह से ये स्टडी जो है इम्पैक्ट करता है इंडिया को, देखिए सबसे पहले इंडिया की बात करें, जो पास्ट के 4 साल है वो कहीं ना कहीं सब्सटेंशियल ऐड हुए हैं, कहीं ना कहीं बर्डन जो है वो ऐड हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया पिछले उसमें आपको कि 4 साल में आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 साल में जो इंडिया की जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, बर्डन ऐड कर रहा है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे प्रॉब्लम होती है पॉकेट की खर्चिंग, यानी कि आउट ऑफ पॉकेट जो खर्च है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, जो दवाइयों में खर्च हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट को कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, जिससे कि इन बीमारियों को क्या कर सके, टैकल कर सके। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग तो होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जो पैसे होते हैं वो तो चलो इलाज भी कर सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते वो कहाँ से इलाज करें। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है, और कहीं ना कहीं इनको हमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनके साथ कहीं ना कहीं लिंक करना आज के टाइम पे ज़रूरी है। ठीक है। और इसके लिए देखिए जो स्टडी है क्या देता है, अर्ली वार्निंग देता है कोई भी इस चीज़ को कंट्रोल करने के या इस चीज़ को आगे ना बढ़ने के लिए इस तरह की स्टडी जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है। अगर हम बात करें एक्सपर्ट की, एक्सपर्ट ने कहीं ना कहीं इंडिया में 2 तरह की प्रॉब्लम को फेस किया है। सबसे पहले माल न्यूट्रिशन और दूसरा है ओबेसिटी। जो एबिलिटी ऑफ सरप्लस फूड होने की एबिलिटी होने के बाद भी बहुत सारे लोग फास्ट फूड, लैक ऑफ स्लीप, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, वेट, इन सब चीज़ों से भी जूझ रहे हैं। ठीक है। अगर बात कीजिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे डेवलपिंग प्रॉब्लम के आंसर दिया जाता है कि हमें सबसे पहले तो वेलनेस की तरफ जाना चाहिए, हमारे लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं चेंज करना चाहिए, हमारी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है। लोगों के बीच में अवेयरनेस की, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट को अवेयरनेस की तरह, कैंपेन की तरह शुरू करना चाहिए। ठीक है। इसमें 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बताया गया है, जिसमें सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़ और डायबिटीज़ को 4 जो है आपके मेजर एनसीडी में आते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके प्रीलिम्स में बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और इनके ऑल शेयर्स ये सब क्या करते हैं, शेयर करते हैं 4 बिहेवियरल रिस्क को। सबसे पहला अनहेल्थी डाइट की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, यूज ऑफ तंबाकू एंड एल्कोहल की वजह से। ठीक है। इनको किस तरह से कम करना चाहिए, इनको सबसे पहले तो प्रोग्राम इस तरह की लानी चाहिए, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करना चाहिए, ह्यूमन हेल्दी प्रमोशन करना चाहिए, और अवेयरनेस जनरेशन प्रिवेंशन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम पहले से पहले इसको क्या कर सकें, डायग्नोसिस कर सकें, और इसके फैलाव को, प्रसार को जो है हम लोग इसको रोक सकें। तो ये इसका एनालिसिस था। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है, इज़ द रैंकिंग सिस्टम ऑफ कॉलेज फ्लॉड। क्या रैंकिंग सिस्टम जो है कॉलेज में वो कहीं ना कहीं गलत है। अब देखिए क्या बताया जा रहा है, बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, मेथड जो है वो असेसमेंट के लिए किया जाता है, स्कोरिंग के लिए किया जाता है यूनिवर्सिटी का। ठीक है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूइंग कर रहे हैं कि जो इस पर ज़्यादा फोकस ना करके वो क्या कर रहे हैं, बिब्लोमेट्री इंडिकेटर की बात करते हैं। ठीक है। अब क्या है इसमें, कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है क्या, जो करंट रैंकिंग प्रोसेस है वो कहीं अनहेल्दी कंपटीशन तो नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम कंट्री की बात करें, बहुत डाइवर्स कंट्री है इंडिया, और यहाँ की जो रैंकिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है वो कोई आसान काम नहीं है कि किसी का भी रैंकिंग कर दे, किस तरह का काम कर दे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टेब्लिश किया है NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क को, कब? 2016 में। और जो डिटरमाइन करेगा जो क्रिटिकल इंडिकेटर है जिसमें कि इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस कर रही है, उनको कहीं ना कहीं मेजर करेगा। ठीक है, उसके बाद से इंस्टीट्यूशन जो है नेशनल वाइड पूरी भारत में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी और कॉलेज को मिला के सब क्या कर रहे हैं, इनके स्टैंडिंग इन द नेशनली रिकॉग्नाइज सिस्टम एवरी ईयर, नेशनली रिकॉग्नाइज जो है हर साल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं किस तरह से NIRF की रैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है काम करते हैं। अगर करेंटली बात करें तो NIRF की रिलीज़ रैंकिंग अक्रॉस वेरियस कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में रिलीज़ किया है। अगर पूरी तरह ओवरऑल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, स्पेसिफिक डिसिप्लिन लाइक इंजीनियर, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, इन सब में जो रैंकिंग है वो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है प्रस्पेक्टिव स्टूडेंट नेविगेटिंग लेबिरिंथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कि किस तरह से वो। देखिए, सबसे पहले रैंकिंग का क्या ज़रूरी है, रैंकिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि वो हमारे इंडिया के जो कॉलेज सिस्टम है या इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है, कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेंथ कर सके और उसके एजुकेशन को कहीं ना कहीं इंडिया में परफेक्ट बना सके, जिससे कि इंडिया के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर ना जाए, इंडिया में रहकर ही स्टडी करे। तो ये स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, बताएगा कि किस तरह से यहाँ की कॉलेज जो है किस तरह से काम कर रही है। NIRF की जो रैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं टोटल स्कोर और उसके 4-5 इंडिकेटर पे काम करती है। सबसे पहले टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज जिसका 30% वेटेज होता है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल जिसका 30% वेटेज होता है, ग्रेजुएशन आउटकम 20% और आउटरीच इंक्लूसिव 10% और परसेप्शन की 10%। और अगर बात की जाए एकेडमिक कम्युनिटीज़ की, वो भी सबसे बड़ा कंसर्न की बात है, क्योंकि लोगों जो ये इंडिकेटर को कंस्ट्रक्ट करती है। जो ट्रांसपेरेंसी मेथड है यूज करना चाहिए पूरी ओवरऑल फ्रेमवर्क में। इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, फोकस है किस पे, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस पे। ठीक है, जिससे कि इवेल्यूएट होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर पे करते हैं किसके ऊपर, बिब्लियोमेट्रिक मेजरमेंट पे। ठीक है, अब ये बिब्लियोमेट्रिक क्या है, बिब्लियोमेट्रिक एक मेजरेबल एस्पेक्ट है रिसर्च का, जिसमें सच ए नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश, जिसमें नंबर ऑफ पेपर्स क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स थे उनको देखे भी जाते हैं। और इम्पैक्ट फैक्टर टूल फॉर असेसिंग रिसर्च आउटपुट लाइज इन इफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस कंपेयर्ड टू क्वालिटेटिव असेसमेंट परफॉर्मेंस बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट। फिर उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है क्वालिटेटिव असेसमेंट के थ्रू सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा। ठीक है, जो कि ज़्यादा रिसोर्सेस इंटेंसिव होता है और रिक्वायर्ड जो ज़्यादा टाइम भी लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, बेटर माना जाता है, मेजरेबल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा बेटर माना जाता है। जबकि साइंस की जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स की वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी के अगेंस्ट होती है, रिलाइंग टू मच बिब्लियोमेट्रिक ए कंप्लीट असेसमेंट। इसको असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा जो रिलाई हो जाते हैं। ये आर्ग्यू की जाती है कि बिब्लियोमेट्री की जो इंडिकेटर है पूरी तरह से कैप्चर नहीं किया जाता है इंट्रिकली साइंटिफिक परफॉर्मेंस को, यानी कि जो साइंटिफिक परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं कैप्चर नहीं हो पाती है। दैट नीड मोर कॉम्प्रहेंसिव, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव और इवोल्यूशन मेथडोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अगर जनरल साइंस की बात करें, जो जनरल साइंस है जो रिसेंटली रिपोर्ट हुआ है वो डेंटल कॉलेज इन चेन्नई में, वो उन्होंने कहीं ना कहीं नेस्टी सेल्फ साइटेशन प्रैक्टिस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल पे टू इन्फ्लेट इट्स रैंकिंग, इसके रैंकिंग को कहीं ना कहीं इन्फ्लेट किया है। उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट किया गया है कि यूज ऑफ बिब्लियोमेट्रिक पैरामीटर टू अंडरस्टैंड द रिसर्च मैट्रिक बिकम द टारगेट। उन्होंने क्या किया, बिब्लियोमेट्रिक रिसर्च को, पैरामीटर को अंडरस्टैंड किया है और उसको रिसर्च को जो है मापा है, बिकमिंग ए टारगेट, अपने टारगेट तक पाने के लिए। ठीक है, अब इसमें इशू क्या है, क्यों, व्हाट इज़ द इशू विथ ओवरलाई रिलाइंग ऑन बायोमेट्रिक बिब्लियोमेट्रिक। देखो, सबसे पहले अगर क्रिटिसिज्म जो है वो क्या है, इसकी इफ़िशिएंसी और फेयरनेस की बात करती है। ये इसकी जो अप्रोच है रैंकिंग यूनिवर्सिटी के लिए, एग्जांपल के लिए जो NIRF है वो यूज़ करता है कॉमर्शियल डाटाबेस का, जैसे कि स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, जिससे कि बिब्लियोमेट्री की डाटा जो होती है पाई जाती है। बट लेकिन इनमें जो है कहीं ना कहीं इम्प्रीवियस की बात की जाती है, इनएक्यूरेसी की बात की जाती है और मिसयूज की बात की जाती है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें इनएक्यूरेसी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंक्लूडेड होती है और मिसयूज होती है, इसके कारण से ये थोड़ी सी क्या होती है, इशूज़ की वाली बात है। अगर वेब ऑफ साइंस की बात की जाए, ये अराउंड 50 जर्नल्स होती हैं, इंक्लूड फ्लैगशिप जर्नल ऑफ पब्लिश MDPI जो इसको रिलीज़ करती है। अगर NIRF की पब्लिकेशन मैट्रिक की बात करें
ये इंडिकेटर पूरी तरह से जो कि किस पे है, रिसर्च आर्टिकल, स्लाइडिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन, जैसे कि बुक्स वगैरह हो गया, या फिर आपके नॉन ट्रेडिशनल आउटपुट हो गया, जैसे कि पॉपुलर आर्टिकल्स हो गया, वर्कशॉप रिपोर्ट्स हो गया, इन पे पूरी तरह से डिपेंड है। ठीक है, NIRF की अगर पैसिवली इंकरेज करें तो ये फोकस जो है किस पे होगा, लाइकली टू पब्लिश इन जनरल, स्पेशली इंटरनेशनल जर्नल पे, जो इंटरनेशनल जर्नल जो छपते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो इनकी जो कॉस्ट ऑफ वर्क होता है वो NIRF की नॉट लाइकली टू पे अटेंशन, इज़ नॉट लाइकली टू पे अटेंशन टू, इस पर कोई भी अटेंशन नहीं देते। ठीक है, अगर बात करें इसकी जो फोकस है वो नेशनल और लोकल इशू दोनों पे ही डिपेंड होता है। एज इंटरनेशनल जर्नल प्रीफर वर्किंग टॉपिक ग्लोबल सिग्निफिकेंस, जो कि ग्लोबल सिग्निफिकेंस होती है जो इंटरनेशनल जर्नल की, उसको कहीं ना कहीं प्रीफर करता है। क्या NIRF में ट्रांसपेरेंसी होती है? देखिए, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि इतनी बड़ी एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में संभालना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, और हर किसी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉज जो है निकलते रहते हैं। जो सोर्स है या फिर जैसे ये कलेक्ट किए जाते हैं, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सामने नहीं आ पाती, यानी कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती है। लेकिन NIRF की बात करिए, कुछ हद तक इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है देखी जा सकती है, लेकिन इसकी पूरी तरह से डिटेल जो है अभी भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। जो फ्रेमवर्क है असेसमेंट की या स्कोरिंग की, वो बेस्ड होती है किस पे, बिब्लियोमेट्रिक डाटा पे, जबकि इसके अंदर पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसी है कि कैसे ये लेवल ऑफ रिसर्च क्वांटिटी को और क्वालिटी को जो है लेवल कर सकता है। ठीक है, अगर बात करें ओवरऑल इफेक्ट जो ऑन NIRF की क्या है, देखिए, अगर डेंटल कॉलेज की बात की जाए जो ओवर रिलाइंग है वन टाइप ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया पे, इट ओपन द डोर ऑफ मैनिपुलेशन या ऑब्सक्यूर ट्रू परफॉर्मेंस। अपने सही परफॉर्मेंस के लिए ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो सकता है या ऑब्सक्यूर हो सकता है। ठीक है, अगर ये एक टाइप के असेसमेंट पे रिलाई करेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, इम्फेसाइज करना चाहिए अपनी जो रैंकिंग सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के बीच से हटाना चाहिए, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन लाना चाहिए, और अपने कल्चर को कहीं ना कहीं फोस्टर करना चाहिए, और अपनी जो थिंकिंग है या मेजरमेंट का तरीका है, एजुकेशन रिसर्च का तरीका है, उसको कहीं ना कहीं एक्सीलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण से ये जो है और ट्रांसपेरेंसी जो है आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला है 80 कास्ट टू बी एडेड सेंट्रल OBC लिस्ट। क्या है, देखिए, लगभग 80 से अधिक जो कास्ट है 6 स्टेट में, उनको क्या किया गया है, सेंट्रल लिस्ट में जो OBC कास्ट है उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, जो इस मंथ में आने वाला है उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, विथ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो ऑलरेडी क्या कर रखा है, अप्रूवल दे चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है जो एडिंग कम्युनिटी है जो OBC की, एक अचीवमेंट होगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि अचीवमेंट होगी किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर बात की जाए, कुछ रिपोर्ट रिलीज हुई है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा, कि गवर्नमेंट ने कहा क्या कहा, जो 16 कम्युनिटी है सेंट्रल लिस्ट की, वो भी जो है वो कहाँ है OBC में, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, आपके मध्य प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, इन सब एरिया से जो है 16 कम्युनिटी को सेंट्रल लिस्ट में जोड़े गए। अगर हम बात करें तेलंगाना गवर्नमेंट की, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं 40 कम्युनिटी को करंटली लिस्टेड करने की बात की है। ठीक है, अलग अलग तरह की कम्युनिटी है, जैसे माजरा कम्युनिटी, तुर्पू कुप्पू कम्युनिटी, ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ये आप देख सकते हैं इस पूरी स्लाइड में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोसीजर की, जो कि प्रोसीजर किसमें, NCBC एक्ट 1993 में, जो पैनल इज मैंडेट टू कंस्टिट्यूट ए बेंच ऑफ एग्जामिन, क्या कर सकता है, इस एक्ट में लिखा हुआ है कि एक पैनल बन सकता है जो इसके ऊपर एग्जामिन करेगा, और इसके ऊपर जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, यूनियन गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट को एम्पावर है कि वो नोटिफाई को चेंज भी कर सकता है। अगर करंटली बात की जाए तो 2650 डिफरेंट कम्युनिटी है जो लिस्टेड है सेंट्रल OBC लिस्ट में, और कहाँ से, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से। जो 16 कम्युनिटी है वो उसको ऐड किया गया 2016 में। और बात की जाए, कहीं ना कहीं यूनियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहीं नोटेड किया है कि 105th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मूव किया था। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि इफेक्टिवली सेविंग करना है 671 स्टेट OBC कम्युनिटी को फ्रॉम डिप्राइव बेनिफिट्स, जो बेनिफिट नहीं मिल रही है उनको कहीं ना कहीं सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है। अगर बात की जाए लास्ट सेंसस 2011 में जो कंडक्ट किया गया था, 4 कम्युनिटी को ऐड किया गया शेड्यूल कास्ट में। ठीक है, किसके अलावा, OBC के अलावा की बात किया जा रहा है। ठीक है, किसमें, शेड्यूल कास्ट में एंट्रीज़ की गई, और 40 सब एंट्रीज़ की गई 4 कम्युनिटी बिटवीन ड्रॉपेड
फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मूव अदर लिस्ट, यानी कि 4 कम्युनिटी को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया या दूसरे लिस्ट में ऐड किया गया, ठीक है। अगर बात करें मार्च 2023 को, तब तक देयर वाज 1217 कम्युनिटी ऑन दी SC लिस्ट। SC लिस्ट में कितने हैं, 1270 कम्युनिटी जो है लिस्टेड है, ठीक है। उसी तरह अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से चले तो 5 कम्युनिटी को क्या किया गया, ऐड किया गया शेड्यूल ट्राइब में मेन एंट्री में, और 22 सब एंट्रीज में, और 13 को क्या किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया एग्जिस्टिंग ट्राइब में, और साथ में एक कम्युनिटी को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया लिस्ट से, ठीक है। अगर मार्च 2023 की बात करें, 748 जो कम्युनिटी है वो SC लिस्ट में है, ठीक है। अगर बात करें हम आगे OBC लिस्ट की, एडिशन टू द सेंट्रल OBC लिस्ट डू नॉट हैव रिलाई ऑन द कंकरेंस ऑफ ऑफिस ऑफ, देखिए जब भी OBC लिस्ट में ऐड करना चाह रहे हो तो उसमें रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया या अथॉरिटी ऑफ अदर NCBC की लेने की ज़रूरत नहीं है, कंकरेंसी लेने की ज़रूरत ही नहीं, यानी कि सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसका अगर NCBC का जो सजेशन दिया था वो कौन दिया था, मंडल कमीशन ने दिया था। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1979 में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बिम्स्टेक टू एडॉप्ट बैंकॉक विजन 2013 एट नेक्स्ट समिट। क्या कह रहा है, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने कहीं ना कहीं समिट एंड एट दिस ईयर एडॉप्ट बैंकॉक विजन 2030, बैंकॉक विजन को कहीं ना कहीं एडॉप्ट किया है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है कि मरीन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो एग्रीमेंट है उसको कहीं ना कहीं कंक्लूड किया है इस समिट में, ठीक है। जो मरीन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है उनको कहीं ना कहीं इसमें भी कंक्लूड किया है। उन्होंने कहा, क्या कहा कि जो विजन 2000 बैंकॉक विजन 2000 है वो क्या करेगा, ओवरआर्चिंग काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड वुड गिव डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करेगा, डायरेक्शन देगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। जो थाईलैंड है उन्होंने कहीं ना कहीं इसको पुट फोर्थ आगे बढ़ाया है बैंकॉक विजन को, क्योंकि इस टाइम पे प्रेसिडेंसी किसके पास है, थाईलैंड के पास है, ठीक है, इसकी प्रेसिडेंसी पे। तो क्या किया जा रहा है, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरियस की बात की है, रेजिलेंट की बात की है, एंड ओपन मूविंग की बात की है, फॉरवर्ड लुकिंग ट्रैजेक्टरी की, सस्टेनेबल और बैलेंस ग्रोथ की बात की गई है इसमें, इसीलिए बैंकॉक विजन 2030 को ऐड किया गया, ठीक है। अगर बात की जाए इंट्रोडक्शन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस की, तो ऑल 7 सेक्टर में, सारे 7 सेक्टर में ही हमारी मॉनिटरिंग प्रोग्रेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। थाईलैंड जो है करेंटली चेयर कर रहा है, ठीक है। वर्क हैज़ क्लोजली विथ मेंबर स्टेट प्रिपेयरिंग देम फॉर फ्यूचर ट्राइंग स्ट्रेंथ 3 आस्पेक्ट्स, 3 आस्पेक्ट्स में वो क्या कर रहा है, इसको मजबूत कराने की बात कर रहा है। तो पहली है रीजनल कनेक्टनेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर एंड प्रमोटिंग बिम्स्टेक इंटरनल स्ट्रेंथ। तो पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले तो कनेक्टनेस को बढ़ा रहा है, रीजनल इंटरकनेक्टेड को बढ़ा रहा है। दूसरा स्टेक होल्डर और प्रमोटिंग कर रहा है बिम्स्टेक को, ठीक है, इन्वॉल्व कर रहा है। और तीसरी चीज़ है कि ये प्रमोटिंग कर रहा है बिम्स्टेक को, इंटरनल स्ट्रेंथ है। और दूसरी चीज़ है आपकी स्टेक होल्डर को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। अगर बिम्स्टेक की बात की जाए, इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसकी क्या कर रहा है अभी, इसकी आपकी चेयरमैनशिप जो है चाइना के थाईलैंड के पास है अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडिया टू बाय 31 MQ-9 रिपर अनमैनेड एयर व्हीकल्स, अनाउंसमेंट ड्यूरिंग PM US ट्रिप। देखिए US ट्रिप में क्या किया था, अनाउंस किया था कि 31 जो आर्म्स MQ रिपर अनमैनेड एयर व्हीकल्स है उसको कहीं ना कहीं खरीदेगा, किससे, US से, ठीक है, जिससे कि उससे डिफेंस सेक्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनाएगा, ठीक है। अब तक का इतना वेट किया गया तो कहीं ना कहीं इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो लॉन्ग पेंडिंग के बाद प्रपोजल को बाय टू हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरिंग आर्म अनमैनेड एयर व्हीकल्स को एजेंडा को कहीं ना कहीं अप्रूवल मिला है, ठीक है, अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। अगर बात करें इसकी कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट की बात की जा रही है तो $3 बिलियन की बात की जा रही है, ठीक है। पहले प्लान क्या था, द प्लान वाज टू बाय 30 अनमैनेड UAV अनमैनेड एयर व्हीकल्स की बात की गई थी विथ 10 फॉर ईच सर्विसेज। अब देखिए जब इसमें 3 बिलियन की बात की गई है तो इसमें रिपेयर भी है, ओवरऑल भी है और मेंटेनेंस भी बात की गई है, ठीक है। जो मोस्ट प्रेसिंग इक्विपमेंट है इनहेंस करेगा कहीं ना कहीं मैरीटाइम सर्विलांस को, ये कहीं ना कहीं मैरीटाइम सर्विलांस को कहीं ना कहीं इनहेंस करेगा। और साथ ही साथ जो P-8I की मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है उसकी कहीं ना कहीं वर्डन को क्या करेगा, कम करेगा, जो कि इंडियन ओशन में, ठीक है। अगर बात की जाए, ये नेवी लीज्ड में लिया है 2 MQ-9AS को 2020 में, उसके बाद से सिंस एक्सटेंड दिस लीज, और उसके बाद से इसको बढ़ाया जा रहा है।
और इन नवंबर 2022 जनरल एटॉमिक ने अनाउंस किया था कि दीज लीज अनवेकल्ड ने कंप्लीट किया है कितने 10,000 फ्लाइट्स हावर्स को 2 सालों में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी थकान थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें और जनरल एटॉमिक अनाउंस की बात करें कि टर्बो प्रोपेलेंट इंजन विच इज़ पावर द MQ-9 भी सपोर्टेड HL इंजन डिवाइस इंडियन मार्केट में जो HL इंजन है जो ये MQ-9 है वो कहीं ना कहीं सपोर्टेड करेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं कॉम्प्रहेंसिव इंजन की और मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑलिंग प्रोग्राम को आगे हाई एल्टीट्यूड या किसी भी परिस्थिति में इसको झेलने के लिए मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को झेलने के लिए भी बेस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये शायद आज का आखिरी न्यूज़ था। तो आपको आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।